फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। हमें पता है ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। बिना इसके एक कंपनी है ना वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसको हम चार्टर भी बोल सकते हैं कंपनी का। ये एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है। ये रेफर करता है वो डॉक्यूमेंट जो डिफाइन करता है प्रिंसिपल कंडीशन जिसके बेस पर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती बिना मेमोरेंडम के, क्योंकि ये जो होता है ना ये डिफाइन करता है राइट्स ऑब्जेक्टिव कंपनी के। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये फाउंडेशन होता है कंपनी जिस पर खड़ी होती है। ठीक है, ये बाउंड्री वॉल होती है जिसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ करती है। ठीक है, अगर कोई भी इससे बाउंड मतलब बाहर जाके किया जाता है, बियॉन्ड किया जाता है, तो वो वॉइड माना जाएगा। और एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी मस्ट फुली और जो भी पर्सन है वो डील कर रहा है कंपनी के साथ वो पूरी तरह से इस बात से अवगत होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसे मेमोरेंडम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर फिर भी वो कॉन्टैक्ट कर लेता है और वो बाहर था, मेमोरेंडम के बियॉन्ड था, कॉन्ट्ररी था, तो कंपनी बाउंड नहीं होगी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मेन पर्पज़ है मेमोरेंडम एसोसिएशन का इन्फॉर्म करना शेयर होल्डर को, क्रेडिटर्स को, अदर्स को जो डील कर रहे हैं कंपनी के साथ, जो भी स्पेयर्स है कंपनी के उसके बारे में। ठीक है, एक डेफिनेशन आप यहाँ से कर सकते हो जो आपको सही लगे। तो मेमोरेंडम का पर्पज़ क्या है? इनेबल करना शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स और दो जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं ताकि वो जान जाएं परमिटेड रेंज ऑफ एंटरप्राइज, मतलब कंपनी की रेंज, कंपनी कहाँ तक काम कर सकती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो परमिटेड लॉ के द्वारा। अब बात आती है कि अबाउट डेफिनेशन के बेस पे इसके टू पॉइंट्स की हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला कि कंपनी है ना कांट फंक्शन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओयू, मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना एमओए, उसके बाहर एक कंपनी काम नहीं कर सकती। तो यही है, अगर एक कंपनी है वो इस स्कोप से बाहर काम करती है ना तो कहता है कि अगर एक कंपनी है ना एक्ट आउटसाइड द एक्टिविटी जो भी मेमोरेंडम में बताई गई हैं तो वो अल्ट्रा वायरस मानी जाएंगी, मतलब कंपनी उनके लिए बाउंड नहीं होगी, वॉइड होंगी। अल्ट्रा वायरस मतलब ऐसे एक्ट जिनके लिए ना लीगल अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है लेकिन बिना उन्हीं के जब कोई काम कर दिया जाता है तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आगे, द कंपनी कांट अल्टर द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। जो एक कंपनी है ना वो कोई, क्योंकि उसके जो भी मेमोरेंडम है अगर उसमें कोई भी हमें बदलाव करना है तो कंपनी को जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कंपनी एक्ट के पहले उन्हें पूरा करना होगा। अब बात आते हैं फीचर्स मेमोरेंडम के। तो पहला है मेमोरेंडम, इसका एक चार्टर होता है। ठीक है, जिसके ऊपर एक कंपनी बेस होती है और जो एक कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। चार्टर मतलब एक रिटर्न स्टेटमेंट जो कंपनी के राइट्स, बिलीव वगैरह के बारे में बताता है। मेमोरेंडम है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, क्योंकि डिफाइन करता है इसकी लिमिटेशंस को, इसके स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज़ को। मेमोरेंडम को हम बदल नहीं सकते मतलब तभी बदल सकते हैं जब कुछ कंडीशंस हैं वो पूरी हो जाएं। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट में बताई गई हैं। ये डिफाइन करता है कंपनी की एक्टिविटीज़ का स्कोप, और सारे एक्ट है ना बियॉन्ड द स्कोप वो है ना अल्ट्रा वायरस माने जाते हैं। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो ओपन होता है इंस्पेक्शन के लिए, उनके लिए जो डील करते हैं कंपनी के साथ। ये डिफाइन करता है कंपनी का रिलेशन आउटसाइड इंडिविजुअल के साथ, और मतलब इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है इन रिलेशन टू दैम। अब बात आती है पर्पज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम। तो पहला तो कहता है कि जो मेमोरेंडम है ना उसके बहुत सारे पर्पज़ होते हैं लेकिन मेनली टू पर्पज़ होते हैं। पहला है कि है ना जो भी प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर होते हैं, जो भी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कहता है कि वो जानना चाहते हैं कि उनका जो फंड्स है वो कहाँ यूज़ हो रहा है कंपनी में, और जो एंटरप्राइज है उसके साथ वो कॉन्टेम्पलेट करते हैं रिस्क वगैरह जो इन्वॉल्व है उनके इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, दूसरा है जो आउटसाइडर जो कंपनी के साथ डील करे वो एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कंपनी का ऑब्जेक्ट, और जानना चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है, ठीक है, जो उन्होंने एंटर किया कंपनी के साथ वो उसका ऑब्जेक्ट, मतलब एक टाइप से कहें तो जो मेमोरेंडम है वो शेयर होल्डर की भी हेल्प करता है उनके इन्वेस्टमेंट वगैरह का यूज़ जानने में, रिस्क वगैरह की वैल्यूएट करने में, आउटसाइडर्स को कंपनी का ऑब्जेक्टिव जानने में। तो इस तरीके से हम इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस पहला है कि एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, बेसिक एंड मैंडेटरी चार्टर है जिसके बिना नई कंपनी बन ही नहीं सकती। हर कंपनी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट
उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए। दूसरा, ये एक अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है। 1890 तक इंग्लैंड में जो मेमोरेंडम कंपनी को उसको बदल नहीं सकते थे, लेकिन अब सर्कमस्टांसेस बदल चुकी हैं। कंडीशन है ना वो प्रूव करते हैं कि आज के टाइम में हम बदल तो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड लिमिट्स के अंदर जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न है उनको पूरा करके, ठीक है। और ये मेथड ऑफ अल्ट्रेशन वगैरह भी बताता है। अब बात आती है, डिफाइन करता है लिमिटेशंस कंपनी के ऑपरेशंस की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है कंपनी के बिजनेस का नेचर, इसका स्कोप, जिसके बाहर कंपनी काम नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर करेगी तो उसके लिए कंपनी बाउंड नहीं होगी, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है, ये फॉर्म करता है बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। जो मेमोरेंडम होता है ये एक इंडिकेटर होता है या गाइडेंस होता है, जो भी एक्टिविटीज़ कंपनी करती है आउटसाइडर्स के लिए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो बताता है दूसरों को कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में, इसकी कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट करने की, एम, ऑब्जेक्ट, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जो डील करते हैं कंपनी के साथ वो क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। जो मेमोरेंडम है वो ओपन होता है उन सभी के लिए जो डील करते हैं या प्लान कर रहे हैं डील करने के लिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है कंपनी के द्वारा, अगर वो बियॉन्ड है इसके स्कोप से, तो मेमोरेंडम बाइंडिंग नहीं होगा कंपनी पे। दूसरे शब्दों में कही तो मेमोरेंडम एक गार्जियन है इंटरेस्ट का, जो कंपनी का है उसका, और जो लोग उसके साथ डील करते हैं उनका। अब बात आती है, ये कंटेन करता है क्लोज, जो ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं कंपनी के बारे में। जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें कंपनी का नाम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का, कंपनी की शेयर कैपिटल, चाहे लिमिटेड है शेयर से, गारंटी से, ऑब्जेक्ट कंपनी का, शेयर एक्टिविटी, ये सब बताता है, ठीक है। तो मेमोरेंडम एक फाउंडेशन है जिस पर कंपनी खड़ी है। बेसिक इंपॉर्टेंस लाइज करती है इस फैक्ट में, जो कंपनी है वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकती जो मेमोरेंडम में लिस्टेड नहीं है, और ये जो एक्टिविटी है ये कंपनी के प्रोविज़न के अगेंस्ट में होंगे, और कोई भी कमिटमेंट है ना अगर की जाती है तो कंपनी उसके लिए बाउंड नहीं होगी। जो मेमोरेंडम में एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो ओपन इंस्पेक्शन के लिए जो डील करते हैं कंपनी के साथ। अब बात आती है फॉर्म्स मेमोरेंडम की। तो इसको ना ए से ई शेड्यूल, मतलब शेड्यूल 1 में है एक तो, और इनको बांटा गया है, इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। कहता है कि टेबल ए में तो आते हैं वो कंपनी जो लिमिटेड है शेयर्स के द्वारा, टेबल बी में आते हैं जो लिमिटेड है गारंटी के द्वारा और जिनके पास शेयर कैपिटल है, टेबल सी में जो लिमिटेड है गारंटी के द्वारा लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है, डी में जो अनलिमिटेड कंपनी है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है, ई में अनलिमिटेड भी है और शेयर कैपिटल भी है। अब लीगल रिक्वायरमेंट मेमोरेंडम की, तो कहता है कि एक तो प्रिंटेड होना चाहिए और ये पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए हर सब्सक्राइबर के द्वारा, और उसका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन वगैरह होना चाहिए, साइन करे एटलीस्ट 1 विटनेस की प्रेजेंस में, ठीक है। और मतलब जो भाई एड्रेस वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह दे अपना, और एक ही विटनेस की प्रेजेंस में सभी मेंबर साइन कर सकते, लेकिन हर मेंबर है ना वो विटनेस नहीं कर सकता एक दूसरे के लिए। मिनिमम 7 तो पब्लिक कंपनी के केस में और मिनिमम 2 प्राइवेट कंपनी के केस में है ना मेंबर होने चाहिए, उनकी सिग्नेचर होना जरूरी है मेमोरेंडम पे, ठीक है। बताती है कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके कुछ फंडामेंटल क्लॉज होते हैं जो ये हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं कंडीशन इनकॉर्पोरेशन की, रजिस्ट्रेशन की, नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, कैपिटल क्लोज, जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, लायबिलिटी और एसोसिएशन क्लोज। पहला है नेम क्लोज। जो ये क्लोज यानी कंटेन करता है कंपनी का नाम, जैसे कंपनी रजिस्टर्ड है, जो कंपनी का कॉर्पोरेट नेम होता है ना, वो सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता बल्कि ये उसके इंडिविजुअल स्टेटस को भी बताता है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंपनी पे उसका नाम चूज करने पर, ठीक है। ये कोई भी नाम चूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उनको ध्यान में रखकर। पहला है मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहता है कि जो नेम है ना वो ऐसा ना हो कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सही ना लगे। सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, मतलब कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती ऐसे नाम से जो इनअप्रोप्रिएट है या अनडिजायरेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यू में। देखो पहला है, अगर जो नेम है कंपनी का वो आइडेंटिकल है, सिमिलर है नेम ऑफ किसी एग्जिस्टिंग कंपनी, तो गवर्नमेंट इसको इनअप्रोप्रिएट समझेगी। क्यों? क्योंकि ये नेम है ना ये पब्लिक को कंफ्यूज करेगा उसकी आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। और इससे ना जो रेपुटेशन एग्जिस्टिंग कंपनी की वो हार्म हो सकती है अगर कोई जो न्यू कमर कंपनी है वो कोई ऐसा एक्शन लेती है, ठीक है। एडवांटेजेस ले सकते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी, जैसे कि नॉर्थ कैशियर एंड मैनचेस्टर ब्यूरी कंपनी है ना वर्सेज मैनचेस्टर ब्यूरी, ये पहले से ही थी
नॉर्थ कैशियर एंड मैनचेस्टर बिवरे है ना, इस नाम में कन्वर्ट करना चाहती है खुद को, तो मैनचेस्टर बिवरे इसके लिए मना करवा सकती है, अपोज कर सकती है, क्योंकि इससे ना मिसलीडिंग रिजल्ट हो सकते हैं, पब्लिक कंफ्यूज हो सकती है। दूसरा, इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम एंड नेम, कहता है कि नाम ऐसा ना हो जिसको मना किया गया हो एम्बलम में, या जो नेम्स है प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अंतर्गत, तो ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या बता रखा है कि जो नेम है ना वो कॉन्ट्रावेन्यू ना करे, जो भी प्रोविजंस है एम्बलम एंड नेम एक्ट 1950 के, ठीक है। और ना ये जो भी मतलब नोट शुड इट भी सजेस्टिव होना चाहिए कि भाई ऐसा दिखाए नाम की भाई गवर्नमेंट का संरक्षण मिला हुआ है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट, ये ना इंक्लूड करे कोऑपरेटिव नाम यूज़ ना करे खुद के साथ। जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज एंटरप्राइज है वो प्रोहिबिटेड होती है नेशनल वर्ड यूज़ करने से अपने नाम में। फिर कहता है कि अवॉइड करने के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिकल नेम, ये कहा जाता है न्यू कमर्स कंपनी के लिए कि वो जो प्रमोटर हैं वो एडवांस में अप्रूवल ले लें। आप एक एप्लीकेशन देके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, जो रजिस्ट्रार है एप्लीकेशन मिलने के 14 दिन में बता देगा कि हाँ भाई नाम सही है या नहीं है। जो रिसिप्ट होगी एप्लीकेशन की उसके, और जो एप्लीकेशन सीकिंग एबिलिटी है नेम के, उसके लिए फॉर्म नंबर 1A भरना होगा। फिर है जो नेम है ना वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए एम्बलम एंड नेम प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर एक्ट 1950 में। अगर ये प्रोहिबिट होगा बिना किसी परमिशन के होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि आप ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते जो दिखा रहा हो एम्परर, एम्प्रेस, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ठीक है। और कहता है कि जो नाम है एम्बलम ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये भी यूज़ नहीं कर सकते, ये इनकी सील है जो भी। तो इसके लिए एडवाइस किया जाता है कि नो कंपनी सेल एसोसिएट द नेम ऑफ द नेशनल लीडर, का नाम भी अपने नाम के साथ ना लगाए, कोऑपरेटिव भी यूज़ ना करे। इसीलिए सिंपल बनाने के लिए वो रजिस्ट्रार को ना एप्लीकेशन दे सकती है जिसकी फीस 10 रुपये है, ठीक है, ताकि इस कन्फ्यूजन को रोका जा सके। फिर यूज़ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, जो नेम है ना वो एंड होना चाहिए इन वर्ड से। पब्लिक कंपनी को तो लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना चाहिए लास्ट में। इसका ऑब्जेक्ट यही है कि जो डील करे कंपनी के साथ उन्हें अवेयर रहे कि लाइबिलिटी है ना मेंबर्स की वो लिमिटेड है। और अगर कंपनी है ना अपने नाम को ऐसे यूज़ कर रहे थे बिना इन वर्ड्स को यूज़ किए हुए, तो ये एक सीरियस कंसिक्वेंस माना जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए जो पर्सनली लायबल होंगे इसके लिए। फिर लाइसेंस टू ड्रॉप वर्ड लिमिटेड, कहते हैं एक लाइसेंस है ना सरकार ग्रांट कर सकती है कि ये ज़रूरी नहीं है बॉडी के लिए कि मतलब जिसको लाइसेंस दिया गया है कि वो यूज़ करे लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड एज द पार्ट ऑफ इट्स नेम। तो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है जिसका ऑब्जेक्ट है ट्रेड को डेवलप करना, साइंस को डेवलप करना, टेक्नोलॉजी, आर्ट को, कल्चर को, रिलीजियन को, ठीक है, पब्लिक डोनेशन करने के लिए, या एंड बाहर इट्स मेंबर फॉर मेकिंग, और ये अपने मेंबर से बाहर से मतलब कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाने से जो यूज़ करती है इसका प्रॉफिट पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो एग्जाम्प्ट होंगी लिमिटेड वर्ड यूज़ करने से। प्राइवेट लिमिटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है लेकिन कुछ कंडीशन इम्पोज कर सकती है, ठीक है, इन एग्जाम्पशन के साथ, और वो आल्सो एग्जाम्प्ट कर सकते हैं कंपनी को अदर कुछ प्रोविजंस हो जो भी, और रिवोक भी कर सकती है इस लाइसेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट के मन में है तभी। अब प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, जो नेम है ना कंपनी का वो प्रेजेंट होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए। जो नेम है वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होना चाहिए साइन बोर्ड पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और जो भी ऑफिस हैं पहले चीज़ें जहाँ पे बिजनेस है इंग्लिश में और वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में। जो नेम है ना वो इनग्रेव होना चाहिए कंपनी की कॉमन सील पे, मतलब मोहर पे जो मेंशन होता है बिजनेस लेटर में, ऑफिस में, मतलब हर डॉक्यूमेंट पे सील ही तो लगती है, ठीक है। फिर है जो प्रोविजन है 12 सेक्शन 12(3) ऑफ द कंपनी से द्वारा वो प्रोवाइड करवाता है कि 1% कंपनी के केस में जो 1% कंपनी है वो मेंशन करे कि ब्रैकेट्स में बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी, जब नेम प्रिंट होता है, एफिक्स्ड होता है, इनग्रेव होता है, ठीक है। पॉइंट आता है सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। ये जो क्लोज है ना डिस्क्राइब करता है एड्रेस, सिटी, स्टेट जहाँ पे जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है ना वो लोकेटेड है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे ओनली है ना ये पॉसिबल हो जाता है कंपनी की डोमिसाइल वगैरह बनाना, डिटरमाइन करना उसकी नेशनलिटी कि इंडियन है या फॉरेन है। जो कंपनी है सेल गेट्स नेम, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड द जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है वो ले सकती है, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस, और अगर प्रिंटेड है बिजनेस लेटर में बिल हेड्स, लेटर पेपर, ये सब, ठीक है। नॉर्मली कहीं तो जो मेमोरेंडम होता है ना कंपनी को कंटेन करता है पूरा एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का, ठीक है।
अगर मेमोरेंडम में ये नहीं दिया जाता है तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर हमें रजिस्ट्रार को ये भेज देना चाहिए। जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो जगह होती है जहाँ पे सारे लीगल डॉक्यूमेंट बुक्स वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। जो ज़रूरी होता है, जो लीगल नोटिस वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो वहीं पे भेजी जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल पहले से ऑपरेशन का और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही हो, ये अलग भी हो सकते हैं। अब है ऑब्जेक्ट क्लोज, ये प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज होता है मेमोरेंडम का। ये डिफाइन करता है कंपनी का ऑब्जेक्ट एम क्या है, कंपनी क्यों बनी है। एक कंपनी है ना नॉट लीगली इंटाइटल, मतलब ऐसा बिजनेस नहीं कर सकती जो ना स्पेसिफाई नहीं था उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में। ये जो क्लोज होता है ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट मेंबर्स का कंपनी के, पब्लिक एट लार्ज जो डील करती है कंपनी के साथ, जो जानना चाहती है लिमिटेशंस और पावर्स कंपनी की, ठीक है। अगर जो कंपनी है वो क्रॉस करती है लिमिट ऑब्जेक्ट की तो कहता है कि और ऐसा एक्ट करती है तो वो बियॉन्ड होगा स्कोप ऑफ द इट्स एक्टिविटी, तो ये जो एक्ट है ये अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, मतलब लॉ के बारे में, लो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। मतलब कंपनी का जो कंपनी एक्ट है, ये जो एक्ट होता है ना कंपनी का, ये वैलिड नहीं होगा जब तक कि ये कंसेंट ऑफ द मेंबर से ना किया गया। एग्जांपल, ये कंपनी है उसका ऑब्जेक्ट था जो रेलवे वैगन है वो बनाना और बेचना। डायरेक्टर ऑफ कंपनी है ना, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो रेलवे ट्रैक भी बनाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ना स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, ऑथराइज भी कर दिया, लेकिन ये फिर भी है ना वॉइड होगा चाहे एक मत उनका रिजोल्यूशन था। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट क्लॉज बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करवाता है ऑब्जेक्ट जिसके लिए कंपनी है ना प्रपोज हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, और कोई भी मैटर जो कंसिडर किया जाए जरूरी है उनके ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। अल्थो जो एक्सप्रेस पावर है वो जरूरी होते हैं। कंपनी है ना कुछ भी कर सकते हैं, जो इंसिडेंटल है कंसिक्वेंशियल है उसकी पावर के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफाई किया गया ऑब्जेक्ट क्लॉज में। जो ये एक्ट है ये अल्ट्रा वायरस नहीं होने चाहिए, ठीक है, और ना ही ये मतलब स्कोप को बढ़ाएं ऑब्जेक्ट क्लॉज के, बट ये तभी इंक्लूड किए जा सकते हैं ऐसे इंसिडेंटल एक्ट जो रीजनेबली क्लोज प्रोक्सीमेटली जरूरी होते हैं स्पेसिफाइड मैटर के ऑब्जेक्ट के। कंपनी है ना इंगेज नहीं हो सकती अलग अलग न्यू एक्टिविटीज़ में, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कोई भी एक्टिविटी कितनी प्रॉफिटेबल या लुक्रेटिव है, उसे अपने ऑब्जेक्ट क्लोज को ध्यान में रखना होगा। ये ज़रूरी है कि जो एक्ट है वो मतलब इट नीड्स टू बी नोटेड हियर दैट जो एक्ट है ना जरूरी नहीं इंसिडेंटल हो एंसिलरी हो क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। ये ज़रूरी है नहीं है कि जो मतलब ना इसेंशियल है फुलफिलमेंट की मेन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करें। ये मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं जो इंसिडेंटल एंसिलरी होते हैं लेकिन रिगिडिटी को डिफाइन नहीं करते, तो यहाँ पे ना उनको डिफाइन करना अप्रोप्रिएटली ज़रूरी होता है। एग्जांपल के लिए अटॉर्नी जनरल वर्सेस ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी, जो कंपनी है उसका जो मेमोरेंडम होता है वो राइट देता है कंपनी को कि वो खरीद सके बेच सकती है कोल। तो इट वाज हेल्ड इन द कंपनी की एंगेज हो सकते हैं बिजनेस में जो कोल से रिलेटेड है, ये ओपन कर सकते हैं शॉप वगैरह, बाई कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं वैगन वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन जो काउंसिल है उसका राइट है परचेज करने का ट्रेन बाई, मतलब वो एक ट्रैम्स चलाते हैं। ट्रैम्स मतलब परचेज एंड प्ले ट्रैम, ट्रैम्स मतलब जो स्ट्रीट कार होती हैं वो, लेकिन ये ओमनी बस चलाने की कोशिश करती हैं जो पैसेंजर्स को लाने के लिए ट्रैम्स तक, ठीक है, ट्रैम वे तक। तो ये है ना कंपनी इसको पूरा नहीं कर सकती, चाहे ये बेनिफिशियल है सक्सेसफुल भी होगा लेकिन इसके ऑब्जेक्ट से थोड़ा अलग है। देयरफॉर दो मेन रीजन होते हैं जहाँ पे एक कंपनी को ज़रूरत होती है अपने ऑब्जेक्ट को बताने की मेमोरेंडम में। एक तो इन्फॉर्म करना सिटीजन्स को कैसे वो यूज़ करेंगे, उनकी कैपिटल को इन्फॉर्म करना, क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को जो पब्लिक डीलिंग में है, अबाउट द राइट्स ऑफ द कंपनी। जो सब्सक्राइबर है ना मेमोरेंडम को इन्जॉय कर सकते हैं ऑलमोस्ट अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम चूज़ करने के ऑब्जेक्ट को। जो ओनली रिस्ट्रिक्शन हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो इमोरल ना होना चाहिए, लीगल नहीं होना चाहिए, जो अपोज करे पब्लिक की पॉलिसियों को, जो अगेंस्ट है उसके प्रोविजंस के। एग्जांपल के लिए कोई कंपनी है ना अभी इनकॉर्पोरेट, उसका ऑब्जेक्ट रन करना मतलब ब्रोदर और रनिंग ए गैम्बलिंग लैंड, मतलब वेश्या खाना वगैरह चला रही हो जो, ठीक है, तो वो एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो लीगल होगा, ठीक है। जो कंपनी है जो नॉन ट्रेडिंग है जिनका जो ऑब्जेक्ट है वो लिमिटेड नहीं है एक पार्टिकुलर में, तो कहता है कि स्पेसिफाई करें मेमोरेंडम में अपना ऑब्जेक्टिव वगैरह, ठीक है। और जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियों ने सेबी से अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है, तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब लायबिलिटी क्लोज, जब एक कंपनी हो जिसकी लायबिलिटी है मेंबर्स की लिमिटेड है शेयर्स के द्वारा गारंटी के द्वारा, तो मेमोरेंडम में ये लिखा होना चाहिए जो लायबिलिटी है मेंबर्स की लिमिटेड है। अगर कोई कंपनी वो एग्जाम्प्ट है वर्ड लिमिटेड यूज़ करें तो भी उसे इसके बारे में बताना होगा, ठीक है।
कि भाई लिमिटेड है उनकी लायबिलिटी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर का। अगर कोई शेयर होल्डर है, ठीक है, उस तक उतने ही पैसे मांग सकते हैं जितने अभी तक उसने अनपेड है, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकते जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। और अगर फुली पेड है तो कोई भी अमाउंट नहीं मांगी जा सकती, चाहे कंपनी के जो क्रेडिटर है उनको पे करने के लिए पैसा ना हो। जो कि मेमोरेंडम अगर लिमिटेड गारंटी से, तो कोई भी शेयर, कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट करेगा जितना उसने गारंटी दी है, उससे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी टू अनलिमिटेड नाइव्स। कुछ जो सिचुएशन होती है वहाँ पे जो लिमिटेड लायबिलिटी है मेंबर की वो अनलिमिटेड हो जाती है, जो नीचे डिस्कस की है। पहला है, अगर किसी भी टाइम जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना कंपनी के वो कम हो जाए, मतलब पब्लिक में 7 से नीचे और प्राइवेट में 2 से नीचे, और कंपनी उस बिजनेस को 6 महीने से ज़्यादा कैरी ऑन कर लेती है, तो ये फैक्ट है कि जो भी फ्यूअर देन 7 मेंबर है या 2, मतलब 2 से कम है, तो मेंबर्स है ना वो लाइबल होंगे होल डेब्ट को पे करने के, मतलब उनकी लायबिलिटी है ना वो अपने आप क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। अगर एक लिमिटेड कंपनी है जहाँ पे लायबिलिटी है ना डायरेक्टर्स की या मैनेजर्स की, सो मेमोरेंडम प्रोवाइड की गई वो अनलिमिटेड होगी। जो लिमिटेड कंपनी है अगर अथोराइज करे आर्टिकल्स के द्वारा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा अल्टर कर सकते हैं मेमोरेंडम में और रेंडर कर सकते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी अपने डायरेक्टर्स की। ठीक है, ये जरूरी है कि जो कंपनी है विलफुली एक्ट करे उस तरीके से। अगर उसने जानबूझ के किसके साथ डीफ्रॉड किया अपने क्रेडिटर्स के साथ, कोर्ट है ना उसे मतलब लाइबल ठहरा सकते हैं उसके डायरेक्टर्स को कि वो गिल्टी है मिलाफाइड कंडक्ट के लिए, और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी कंपनी के डेब्ट्स के लिए। कैपिटल क्लोज, कैपिटल क्लोज है ना मेमोरेंडम में वो बताता है अमाउंट नॉमिनल और ऑथराइज कैपिटल की जिससे कंपनी है ना रजिस्टर्ड हुई या प्रपोज हो रही है रजिस्टर होना, जो वैल्यू है ना शेयर्स की वो मतलब इनटू विच ये डिवाइड होती है। जो कैपिटल होती है कंपनी की वो डिवाइडेड होती है 2 डिफरेंट कैटेगरीज में, इक्विटी में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो कंपनी है ना अपने एग्जिस्टेंस के दौरान इशू नहीं कर सकती शेयर्स जो इसके ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा हो जाए या जो रजिस्टर्ड है उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है। एसोसिएशन क्लोज, ये जो क्लोज है इसको हम सब्सक्रिप्शन क्लोज भी बोलते हैं। जो एसोसिएशन क्लोज है ये बताती है जो पर्सन है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके सिग्नेचर होना जरूरी है मेमोरेंडम में, और ये जरूरी है कि वो अपनी इच्छा से एसोसिएशन कर रहे हैं। हर सब्सक्राइबर साइन करेगा मेमोरेंडम को एटलीस्ट 1 विटनेस की प्रेजेंस में जो अटेस्ट करेगा सिग्नेचर्स को। हर एग्री होगा कि जो भी नंबर ऑफ शेयर्स स्टेटेड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव नेम्स, और उनके भाई जितने भी शेयर वगैरह उन्होंने एक्वायर कर रखे वो सब लिखे होंगे। मेमोरेंडम है ना वो सब्सक्राइब किया जा सकता है एटलीस्ट 7 पब्लिक के केस में और एटलीस्ट 2 इन प्राइवेट कंपनी। इनके सिग्नेचर जरूरी होते हैं मेमोरेंडम पे। जो सब्सक्राइबर होता है मेमोरेंडम में वो विड्रॉ नहीं कर सकता अपना नाम इस ग्राउंड पे कि वो भाई पहले किसी एजेंट ने झूठ बोल के मिस रिप्रेजेंटेशन से उसे सब्सक्राइब करवा लिया था, लेकिन हाँ विड्रॉ कर सकता है जब तक एक्चुअल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्योंकि तब तक तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मानना ही नहीं चाहता। अब बात आती है अल्ट्रेशन। वैसे तो जो मेमोरेंडम है हम उनको मतलब अल्टर नहीं कर सकते, वो अनअल्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपनी है वो अल्टर नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस हैं आज के टाइम में जिनसे हम इसको बदल सकते हैं, लेकिन लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। पहला है अल्ट्रेशन नेम में, तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके, अगर ये जरूरी हो जाए प्रमोट करना कंपनी के बिजनेस को, ठीक है, किसी भी रीजन से, और उसके लिए कंपनी का नाम बदलना हो तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके रिटर्न में वो नाम बदल सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो अप्रूवल की परमिशन दे दी है, और उसको हमें डेलीगेट करना होगा रजिस्ट्रार के पास। जो अप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रार को देनी होगी हमें नाम के बदलने की, वो रिटर्न में होनी चाहिए। एक स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी और एक मेमोरेंडम की कॉपी वो भी हमें भेजनी होगी एप्लीकेशन के साथ। ठीक है। अब वो स्टेटेड कंडीशन पूरी होने पर रजिस्ट्रार परमिशन दे देते हैं नाम बदलने की। दूसरा है रेटिफिकेशन इन ओमिशन, भाई लगा लो गलती से मिस्टेक से अनदर अंदाजी से जो नाम है वो ऐसा ले लिया जो सिमिलर है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से, तो कंपनी है ना चेंज कर सकती है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके और रजिस्ट्रार से रिटर्न परमिशन ले करके। ठीक है। और अगर सिर्फ चेंज इससे रिलेटेड है कि प्राइवेट वर्ड ऐड करने ना आने, तो जो अप्रूवल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरी नहीं रहेगी। फिर इफेक्ट ऑफ द चेंज इन नेम, जहाँ पे जो कंपनी है चेंज करती है अपना नाम, इसका जो नाम है जो रजिस्ट्रार है वो इंटर करेगा नया नाम रजिस्टर हो कंपनी में, और वो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ठीक है। जो चेंज होगा नेम में वो उस दिन से इफेक्टिव होता है जब ये सर्टिफिकेट मिल जाती है। जो चेंज है ना वो कोई इफेक्ट नहीं डालता उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पे,
या उसकी जो भी लीगल प्रोसीडिंग में डिफेक्ट वगैरह उसके ऊपर। बट वन तक हम एक बार वो नया नाम ले लेती है तो सारे लीगल प्रोसीडिंग है ना नए नाम से होगी, पुराने नाम से नहीं होंगी। लेकिन अगर उसने कोई डिग्री वगैरह पहले पुराने नाम से ले रखी थी तो वो नए नाम से एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब अल्ट्रेशन इन सिचुएशन जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज है, तो इसमें क्या बोल रखा है कि एक कंपनी है ना चेंज कर सकती है सिचुएशंस को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की जो भी जहाँ पे वो है स्मूथ रनिंग के लिए अपने बिजनेस की या अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। एक पहले से दूसरे पहले सेम सिटी में टाउन में, एक टाउन से दूसरे टाउन सेम स्टेट में और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो अगर वो सेम सिटी टाउन में ही शिफ्ट करती है एक पहले से दूसरे पहले, तो उससे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रिजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है, नए एड्रेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस को रजिस्टर्ड कंपनी को 30 दिन के अंदर बता देंगे। शिफ्ट करेंगे वन टाउन टू अनदर टाउन, तो इसके लिए कहता है कि जो रजिस्ट्रार कंपनी है ना उसके जुरिडिक्शन में तो एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के पास तो रीजनल ऑफिसर की ना परमिशन यहाँ पे जरूरी रहेगी, ठीक है, मतलब डायरेक्टर की, तो वो हमें लेनी होगी। और कहता है कि 4 वीक के अंतर्गत हमें रजिस्ट्रार को मतलब ये सब बताना होगा रजिस्टर्ड मतलब रीजनल डायरेक्टर की परमिशन के। फिर बात है शिफ्ट करना एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो इसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। सिर्फ एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर शिफ्ट करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर बताना होगा। और सैंक्शन लेनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। कंफर्म करने से पहले अल्ट्रेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है एडिक्वेट नोटिस से, तो वो ये देखेगी कि जो भी होल्डर है डिवेंचर्स के या कोई भी अदर पर्सन है जिसका इंटरेस्ट है कंपनी में वो अफेक्ट ना हो रहा हो, उनकी कंसेंट ली गई हो, उनके डेप्ट वगैरह फुल में पे कर दिए गए हों, फुल्ली सिक्योर्ड हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्म कर सकती है अल्ट्रेशन को, इन सब टर्म एंड कंडीशन को अगर वो सही समझे। जो कंपनी है वो फाइल करेगी रजिस्ट्रार को सर्टिफाइड कॉपी, जो भी ऑर्डर मिला है उसको 3 महीने के अंदर, जिस दिन ऑर्डर मिला था प्रिंटेड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम के साथ जो रजिस्टर है वो रजिस्टर कर देगा, सेम सर्टिफाई करेगा रजिस्ट्रेशन को 1 महीने के अंतर्गत। जब डॉक्यूमेंट फिल हुए थे जो सर्टिफिकेट इशू की जाते हैं रजिस्ट्रार के द्वारा वो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूसिव एविडेंस होता है जो मतलब एक्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कि मतलब इसमें अल्ट्रेशन हो रहा है। जब जो रजिस्टर ऑफ एक कंपनी का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है तो एक सर्टिफाइड कॉपी है ना ऑर्डर की कंफर्म करती है अल्ट्रेशन को, जो फिल्ड किया जाता है कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ ईच ऑफ द स्टेट के पास। जो रजिस्ट्रार है हर स्टेट को रजिस्टर करेगा सेम अपने मतलब रजिस्टर में जो रजिस्ट्रार होते हैं स्टेट के फ्रॉम विच जो कंपनी ऑफिस है शिफ्ट हुआ है सेंड कर दिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस अदर स्टेट में डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड है वो सब, ठीक है। अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है ऑब्जेक्ट को बदलना, क्योंकि मतलब स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस होती है इसके ऊपर। लेकिन अल्ट्रेशन कब हो सकता है अगर कैरी करना हो बिजनेस जो इकोनॉमिकली यानी इफिशिएंटली अटेन करना हो मेन पर्पज बाय न्यू एंड इम्प्रूव मीन्स इनलार्ज करना हो, चेंज करना लोकल एरिया ऑपरेशन, कैरी ऑन करना हो सम बिजनेस जो एडवांटेजली कंबाइन करता है बिजनेस ऑफ द कंपनी के साथ। सिक करना, अबेंडन करना कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे मेमोरेंडम में स्पेसिफाई किया, अमलगमेट करना कंपनी को किसी अदर कंपनी के साथ, सेल करना, डिस्पोज करना हुल या कोई पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। प्रोसीजर के अल्ट्रेशन का स्पेशल रिजोल्यूशन फर्स्ट पहले इसमें कंपनी है ना वो जनरल मीटिंग बुलाती है अपने मेंबर्स के और एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है रेटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके बाद जो एप्लीकेशन है ना प्रपोज अल्ट्रेशन की वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। कंफर्म करने से पहले अल्ट्रेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ये चेक करती है कि जो डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर या अदर पर्सन है उनका इंटरेस्ट तो अफेक्ट नहीं हो रहा और उनको नोटिफिकेशन मिले। अगर क्रेडिटर्स है उन टाइटल है अल्ट्रेशन हो रहा है तो उनकी कंसेंट ली गई है या नहीं ली गई है, जो रजिस्टर ऑफ कंपनी है उसे नोटिफाई किया जाएगा ताकि वो अपने ऑब्जेक्शन और सजेशन प्रेजेंट कर सके, ठीक है। और कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द मेंबर एंड क्रेडिटर कंपनी ऑफ द कंपनी, जो अल्ट्रेशन है ना वो ये देखा जाएगा लीगल है अप्रोप्रिएट है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तो अपनी कंसेंट दे देती है, कंफर्मेशन दे देती है एक डायरेक्टिव इशू करके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो चूज करेगी इम्पोज करेगी रीजनेबल कंडीशन जो उसे सही लगे। अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम के लिए जरूरी है चेंज होगा जो ऑब्जेक्ट क्लोज में वो रिक्वायर्ड कंसिक्वेंशियल चेंजेस जाएगा कंपनी के नाम में। रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन एक सर्टिफाइड कॉपी है ना ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वो फिल की जाएगी कंपनी के द्वारा रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास अलॉन्ग विद प्रिंटेड कॉपी ऑफ द अल्टर मेमोरेंडम 3 महीने के अंदर। जिस दिन ऑर्डर दिया था जो रजिस्टर होगा ना रजिस्टर होगा वो रजिस्टर करेगा सेम सर्टिफाइड करेगा रजिस्ट्रेशन अपने हाथ में 1 महीने के अंदर। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द अल्ट्रेशन अगर वो 3 महीने में नहीं रजिस्टर करते हैं ना इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो वॉइड और इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको रीजनेबल ग्राउंड पर 1 महीने तक और बढ़ा सकती है।
अल्ट्रेशन इन लायबिलिटी क्लोज, एज ए जनरल जो लायबिलिटी होती है ना शेयर होल्डर की लिमिटेड कंपनी की, वो अनलिमिटेड तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि ये ना एक्सप्रेसिवली सब मेंबर्स के द्वारा ना कहा जाए। कोई भी अल्ट्रेशन मेमोरेंडम या आर्टिकल में नहीं किया जा सकता। उसके लिए सभी मेंबर्स की सब्सक्राइबर्स की एनी मेंबर टू टेक और सब्सक्राइब फॉर मोर शेयर, तो जो नंबर हेल्ड बाय देम और इज एनी में इंक्रीज इज लायबिलिटी, क्योंकि उससे लायबिलिटी बढ़े, कंट्रीब्यूट करेगा शेयर कैपिटल में। अदरवाइज पे मनी टू कंपनी, ये जो अल्ट्रेशन होता है वॉइड होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे जो एडिशनल लायबिलिटी वो एट्रीब्यूट की जाती है मेंबर्स को बाय अल्टरिंग इट्स लायबिलिटी क्लोज। एग्जांपल के लिए स्पेशल सर्कमस्टांसिस में लायबिलिटी है ना ऑथोराइज की जाए तो वो बढ़ सकती है एक स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह पास करके। फिर अल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लोज, जो एक कंपनी है ना वो अल्ट्रेशन कर सकते हैं कैपिटल क्लोज में मेमोरेंडम के, बट इट कैन ओनली बी डू सो अगर ऐसा प्रोविजन हो आर्टिकल्स में। अगर कोई प्रोविजन नहीं है तो उसे अल्टर करना होगा अपने आर्टिकल्स को। कंपनी को चाहिए कि या तो बढ़ा सकती है, घटा सकती है, रीऑर्गेनाइज कर सकती है। तो बढ़ाने के लिए तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में, 30 दिन में रजिस्ट्रार को बताना होगा, ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल के बारे में। अगर डिफ़ॉल्ट होता है इस इन्फॉर्मेशन को फिल करने में तो कंपनी है ना वो, और जो डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर है वो फाइन लगेगा उनके ऊपर 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और मैक्सिमम 5 लाख जो भी कम हो। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, जो एक कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है ना ऑथोराइज की जाती है आर्टिकल्स के द्वारा, तो उसके लिए एक शेयर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा रिड्यूस करने के लिए। रिड्यूस करना या एक्सटेंग्विश करना लायबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर कैपिटल नोट जो पेड अप नहीं है, विद और विदाउट रिड्यूस लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ द शेयर। कैंसिल करना पेड अप शेयर कैपिटल जो लॉस्ट हो चुकी है, विद और विदाउट रिड्यूसिंग द लायबिलिटी। पे ऑफ करना पेड अप शेयर कैपिटल को जो एक्सेस में है कंपनी की वांट से। स्पेशल रिजोल्यूशन है ना इस एक्ट में वो रेफर करता है एक रिजोल्यूशन जो रिड्यूस करता है शेयर कैपिटल को। अब है रीऑर्गेनाइजेशन शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल है ना एक कंपनी की वो रीऑर्गेनाइज हो सकती है कन्वर्ट करके फुली पेड शेयर्स को स्टॉक में, रिकन्वर्ट करके स्टॉक को फुली पेड शेयर्स में, किसी भी डिनोमिनेशन के सब डिवाइड करना शेयर्स को स्मॉल मतलब शेयर्स ऑफ द स्मॉलर अमाउंट जो फिक्स किया गया मेमोरेंडम में, कंसोलिडेट करना, डिवाइड करना सारे या कुछ शेयर्स को, ठीक है, लार्जर डिनोमिनेशन वगैरह में। ये सिचुएशन है जो जरूरी होती है पास करने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के द्वारा, ठीक है। तो यही है कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वगैरह पास करो, 30 दिन में हमें रजिस्ट्रार को बताना होता है जो सारे काम कर देता है। कुछ MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनी जब 2013 जो डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, तो ये है 256। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो फीचर नहीं है मेमोरेंडम का तो कौन सा नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी होता है ये, ठीक है। कोई भी चेंज होता है एड्रेस में रजिस्टर्ड ऑफिस के तो वो कम्युनिकेट करना चाहिए रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। कितने दिन में जो कंपनी है उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कांड, मतलब किसको नहीं बदला जा सकता, एसोसिएशन क्लोज को नहीं बदला जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग एक मतलब कंपिटेंट नहीं है, मतलब कॉम्पोनेंट नहीं है MOA का लियान ऑफ शेयर। तो ये हमारा टॉपिक था, अगर कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।